नमस्ते दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फिल्म रिलीज हो चुकी है रामायणा, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस फिल्म की हिंदी कास्ट से। सबसे पहले तो बताइए प्रोसेस कैसा रहा, वॉइस कैसे सेलेक्ट हुई आप लोगों की? मैं ऑडिशन देने गया, आई वाज स्टन्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने 3 बार पूछा ये हनुमान जी। कैसा आपने टेक्सचर रखा था, कैसा आपने फील रखा था? एक तुच्छ प्राणी के लिए तुमने अपने भाई को धोखा दिया। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। आदि पुरुष आई थी कुछ दिनों पहले। मैं यही बोलूंगा जिनका शायद पहला रामायण का एक्सपीरियंस, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, आदि पुरुष रहा है। मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग गलत था। पता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। इस जनरेशन को आदि पुरुष जैसी रामायण की जरूरत थी। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है इस फिल्म के लिए ही नहीं, सभी हम जो वॉइस आर्टिस्ट हैं या जो बना रहे हैं, आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो हमें ही सुन के बड़ी हो रही है। किस तरीके के शब्दों का हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों को पर्सनल कुछ मैसेज आया क्या कि आपने श्री राम किया है? युधिष्ठिर भैया हाथ जोड़ के मैंने कहा मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये सब बाद में ही पता चलेगा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में पिछले दिनों इस फिल्म के जब रिलीज हुआ कुछ बहुत बैकलैशिंग हो रही है। जिस पे सबसे ज्यादा बैकलैशिंग हुई थी वो थी जो सीता माता राम जी को राम नहीं बोल सकती है, ऐसा लोगों ने कहा। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगी? कि यार उसके लिए तो बैकलैश होना ही था। वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए और विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है कि मेरे सामने कौन कौन दिग्गज बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है सीता मैया जी। जय श्री राम। सुनील कौशल द मोटर माउथ, आप सभी जानते हैं। फिर है प्रभु श्री राम की आवाज दी है इन्होंने, युद्धवीर भैया, युद्धवीर ढैया इनका नाम है वैसे तो। धन्यवाद। फिर लक्ष्मण जी, उपलक्ष कोचर, आप सभी जानते हैं उपलक्ष को। फिर हमारे साथ है प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। जय श्री राम। अर्चित मौर्य। और इन सब की दुनिया में जिसने उथल पुथल मचाई थी, जिस पात्र ने, वो है रावण, और जिनको आवाज दी है राजेश जॉली सर ने। थैंक यू सो मच सर। ओम नमः शिवाय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में आया कि उपलक्ष ने लक्ष्मण जी को आवाज दी, तो आज से इसका नाम उपलक्ष्मण हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद माते, भैया आशीर्वाद दे। माता सीता ने आपको एक नया नाम दिया है, जी। आपको ये रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उपलक्ष्मण। लक्ष्मण, जी हाँ। तो शुरुआत मैं इस चीज से करना चाहता हूँ कि ये फिल्म ऑलमोस्ट 30 साल पहले रिलीज हुई थी। बचपन में, हमारा बचपन था तब। तो आप लोगों ने तब देखी थी मूवी? मैंने तो नहीं देखी थी। मैंने देखी थी। बाद में भी कभी नहीं देखी? नहीं देखी नहीं थी मूवी? नहीं वाइल देखी। रिकॉर्डिंग देखी थी? मैंने भी आपकी? मुझे भी धुंधला धुंधला याद है। अच्छा, मैंने नहीं देखी थी और ना मुझे इसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था, मतलब कोई आइडिया नहीं था। अच्छा कि एनिमे बना है रामायण पे, आपको नहीं पता था? नहीं नहीं नहीं। ओके। आपकी जो आप लोगों ने देखी थी, आपकी मेमोरीज क्या है उससे जुड़ी हुई, उस फिल्म से जुड़ी हुई? हम जॉइंट फैमिली में तब रहते थे, तो मेरे दादाजी, दादी माँ, मम्मी पापा, कजन वगैरह सब, और वहां पर बिजली की प्रॉब्लम थी। तो कौन से शहर की बात है? ये गया की बात है, बिहार में। तो तब दूरदर्शन पे मुझे देखने का अवसर मिला, और हम बैटरी पे वो लगा के, आई थिंक, और मोहल्ले के भी सारे लोग आ जाते थे, बड़ा सा हॉल, सब बैठ के, और वो देखा था। वही मुझे याद है कि एक एनिमेशन है, कार्टून में हम। हाँ। उससे पहले आपने जो, मेरे लिए ये कार्टून नहीं या एनिमेशन मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि तब जितनी भी लेडीज खासकर थी तो वो प्रणाम करती थी जब श्री राम आते थे उस स्क्रीन पर। Correct. तो इट वाज समथिंग कि ये कोई बड़ी डिवाइन चीज चल रही है, कोई बड़ी चीज है। तो हमें भी दादी माँ बोलती थी चलो, तो हम भी ऐसे करते जुड़ो। ये धुंधला धुंधला याद है बस। करेक्ट। उपलक्ष, आपको क्या याद है? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैंने शायद 1998 में तब 8-9 साल का रहा हूंगा,
मैंने तब देखी थी। और या बच्चों का होता है ना, आई मीन उससे पहले रामानंद सागर की रामायण आई थी और वो हमारे दादा और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए बहुत बड़ी चीज थी। बिल्कुल। तो मैंने देखा था वो, पर एक बच्चा हूं यार, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्ट उतना नहीं बैठ पाया। लेकिन 1999 में जब मैंने ये फिल्म देखी, मैंने कार्टून नेटवर्क पे देखी थी जो हिंदी डब आया था तब, तो मेरे लिए कनेक्ट करना बड़ा इजी हो गया था इस कहानी से, बहुत इजी हो गया था। क्योंकि एक तो कार्टून्स थी, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए कार्टून्स काफी स्टिमुलेटिंग होते हैं, उनको काफी ज्यादा चीजें समझ आती हैं उन चीजों से, बिकॉज कलरफुल होते हैं, फ्रेम्स अच्छे होते हैं। तो मेरी कहानी की शुरुआत वहां से हुई थी जहां पे संडे को सुबह 9 बजे ये आती थी और मैं चुपचाप जाके बैठ उठा, मैं 8 साढ़े 8 के आसपास, नहाया धोया, अपना हो गया, बैठ गया सीधा। 9 बजे क्या है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। और मम्मी मेरे पीछे से, क्या खाएगा नाश्ते में? कोई जवाब नहीं। उपलाक्ष, कोई जवाब नहीं। इधर आगे पीछे से पड़ी टपली, क्या देखने दो, क्या खाएगा? कोई भी पराठा दे दो। एंड मैं इतना एंग्रोस हो गया था इस फिल्म को देखने में, और वहां से कहानी मुझे समझ आनी शुरू हुई। मैंने और जाना, और चीजें देखी, रामायण की अलग अलग रेंडिशंस देखी, और तब से रामायण मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। तब आप कितने साल के थे उपलक्ष? 8, 9, 10 मान लीजिए मैक्सिमम। ठीक है। तो अभी जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये, मैं तो चाहूंगा आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि सबको नॉस्टैल्जिया हो रहा है जब वो बचपन में देखी थी मूवी। लेकिन अभी बचपन में ये चीज अगर हम दिखाते हैं अपने बच्चों को तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे उपलक्ष ने अभी बोला। तो जरूर जाके देखिएगा ये मूवी। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो बताइए प्रोसेस कैसे रहा, वॉइस कैसे सेलेक्ट हुई आप लोगों की? सर आप बताइए, कैसे आपको स्टूडियो से कॉल आया और आपको बताया कि एक ऑडिशन है, ऐसा बोला, या हम ये फिल्म कर रहे हैं, री रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसा था? मुझे री रिकॉर्ड वगैरह तक ऐसा तो डिटेल में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि ये रामायण फिल्म डब कर रहे हैं। अच्छा। तो रावण के लिए आपकी आवाज, उसका ऑडिशन चाहिए, तो वो ऑडिशन दिया मैंने। अच्छा। हाँ, तो बाकी और भी लोगों ने दिए होंगे, तो उसमें फिर मेरा फाइनल हुआ। तो जब आप ऑडिशन दे रहे थे, आपने भी फिल्म नहीं देखी थी पहले? नहीं। अच्छा, आप लोगों को जब ऑडिशन दिया तो उसमें आपको हिंदी नहीं सुनाया था शायद? इंग्लिश पे पूरी डब हुई है ना ये? हाँ, इंग्लिश डब हुई है, जो इंग्लिश में हुआ, हिंदी में नहीं हुआ। खैर उस क्वेश्चन में मैं बाद में आऊंगा कि पहले ये अमरीश जी की वॉइस थी, फिर आपने हाँ, ये मुझे बताया गया था। अच्छा, while audition only? अमरीश जी ने डब किया था। ओके। इस कैरेक्टर ये ऑडिशन के दौरान ही बता दिया था? हाँ, बताया था तब। तो तब जब आप ऑडिशन दे रहे थे तब आपको कैसा लग रहा था? अच्छा, ये नहीं, उस तरह का कोई मतलब प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि अमरीश जी ने किया है। अमरीश जी एक बहुत ही उम्दा कलाकार और बुलंद आवाज के मालिक थे, तो लेकिन प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं जब भी स्टूडियो में जाता हूँ, माइक के सामने बैठता हूँ, तो जिस कैरेक्टर को मुझे डब करना होता है उसको पूरा देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे वो बोलता है, तो उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ। करेक्ट। उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। करेक्ट। और बाकी रावण का जो कैरेक्टर है उसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई, क्योंकि बचपन से रामायण करेक्ट घर में पढ़ी जाती थी। करेक्ट। रामलीला देखते थे। और रावण का जो कैरेक्टर है, रावण एक ज्योतिषाचार्य थे। रावण एक महापंडित बोला जाता था, चारों वेदों के ज्ञाता, संगीतज्ञ। करेक्ट। और औषधियों का पूरा ज्ञान था रावण को जी। और इन सबके ऊपर रावण अहंकारी था। तो उसका कैरेक्टर इतना क्लियर समझ में आ जाता है कि ये कैसे बोलना चाहिए, कैसे बातचीत करता होगा, गुस्से में आके कैसे बोलता होगा। और दूसरी बात यह है कि आप सबको याद होगा, आज से 15-16 साल पहले फिल्म आई थी हनुमान, एनिमेशन वाली। एनिमेशन काफी चली थी फिल्म वो। बिल्कुल। उसमें हनुमान जी को डब किया था मुकेश खन्ना जी ने, और रावण को मैंने डब किया था उसमें। क्या बात कर रहे हैं सर? तो रावण को दूसरी बार डब किया है। अरे वाह, ये तो भैया हनुमान भी, वो फिल्म भी, मैं थोड़े बड़े हो गए थे, पर देन रामायण का एक क्रेज था ना हमेशा से दिमाग में, मैंने वो फिल्म भी देखी है। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि राम जी की कृपा के साथ साथ आपके ऊपर रावण की कृपा भी रही है। क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस। आप लोगों का ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
सबसे पहले जब बुलाया गया था आप लोगों को पता था ये इतनी लेजेंडरी फिल्म के लिए आप So, मेरे audition पास जब कॉल आया था ना तो मैम का फोन आया एंड शी इज अ स्वीट हार्ट. सो उनका फोन आया एंड उन्होंने कहा कि ऐसे रामायण के लिए हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं सोनल. एंड मुझे भी नहीं बताया था कि ये वो वाली रामायण है. Okay. तो उन्होंने कहा कि इट्स अ थिएटर रिलीज एंड ऑडिशन करना है. सो कुछ तो रीजन की वजह से यार मैं बिजी थी या क्या मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि आप घर से ऑडिशन भेज दो. अच्छा. सो मुझे किसी और आर्टिस्ट का ट्रैक मिला था एंड मुझे उसे फॉलो करके अपना ऑडिशन भेजना था. यानी डायलॉग सुन के और अपनी तरह से. और उन्होंने बता दिया था कि सीता माँ का कैरेक्टर है. तो तुमको वीडियो नहीं भेजा था? मुझे वीडियो नहीं भेजा था. Okay. एंड जब मेरा कैरेक्टर ये ऑडिशन अप्रूव हो गया और जब मैं डब करने के लिए गई तब मुझे पता चला कि ये वो वाली रामायण है. और मैंने एक्चुअली बचपन में तो देखी नहीं थी लेकिन मैंने सुना तो था कि एक एनीमे फॉर्म हाँ, में जापानीज आर्टिस्ट ने हाँ, बनाई है. क्योंकि जैसे रामायण. एक बार मैं यशराज से बात करी थी, यशराज मुखाटे, तो उन्होंने बातों बातों में बोला आपने जापानीज रामायण देखी है? मैंने कहा जापानीज रामायण मुझे नहीं पता. तो वो बहुत ऐसे शॉक हो गए थे कि आपने जापानीज रामायण नहीं देखी. अरे बहुत मास्टरपीस है, यू शुड वॉच इट. तो तब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था कि ऐसे ऐसे है. और भी 6-7 लोगों से मैंने बात की थी तो पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म कि हमने अपने बचपन में देखी थी, आपने देखी नहीं है. ये पहले की बात है जब ये तुमको पहले रोल की मिला बात है. सो आई न्यू कि दिस इज समथिंग. तो And- देखो सोनल बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा काम करती है Thank you. जीवन में, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत प्योर हार्ट लड़की है. तो प्रभु श्री राम ने बोला कि तुमने मेरी एनिमे वर्जन नहीं देखी है. तो इसलिए वो भी तुम्हारे जापानी? वो भी जापानी. वो बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है. उनका नाम युगो साको, मैं सॉरी मैं भूल जाता हूँ इसलिए पढ़ के बोल रहा हूँ. उनका जो वो इंडिया आए थे उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये कहानी तो बोलनी चाहिए आर्ट फॉर्म में. तो उन्होंने जाके बनाई. तो प्रभु श्री राम ने बोला सोनल बेटा तुम हो तो अच्छी लेकिन थोड़ा सा तुम देखो और सीता मैया की आवाज तुम करो, सीधा डब करो. सीधा डब. So I got this opportunity. Amazing, yeah. I got selected and then I went to the studio. मैंने जाके डब किया and जैसे सर ने कहा कि क्योंकि ये कैरेक्टर्स के बारे में हमें बचपन से ही पता है Right. कि कैरेक्टर कैसा होगा. एंड एज वॉइस आर्टिस्ट हम लोग जब डब करना शुरू करते हैं तो हम कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं उसकी लाइफ स्टोरी. यहाँ तो हमें सब पता ही था. Correct, correct. So we just sat down and did our best. युधिर भाई आपका कैसा था ऑडिशन का? मैं एक्चुअली ऑलरेडी वहां पे कोई और प्रोजेक्ट के लिए डबिंग कर रहा था. ओके. तो सडनली उन्होंने कुछ रोक के अचानक उधर से बंदा आया और कुछ एक स्क्रिप्ट मुझे थमा दी कि ये कुछ डायलॉग है, मैम चाहती हैं आप ये ऑडिशन दे दो. तो मैंने कहा यार अब एक मूड में आए हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या बीच में ये बोले नहीं अर्जेंट है. मैम को पता लगा आप आए हुए हो डबिंग में, यहाँ पे मतलब कर रहे हो तो स्टूडियो में हो तो आपसे ये ऑडिशन चाहती हूँ. तो मैंने कहा ठीक है दिखाओ क्या है. तो वही एनिमेशन एक चलाई और मैं समझ गया कि ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं. तो मैंने कहा ठीक है. इसमें किरदार में आने में मुझे क्यों आसानी हुई, क्योंकि मैं पहले कृष्ण भगवान के लिए डब कर चुका हूं महाभारत में. 100 से ज्यादा एपिसोड्स किए थे. 9x पे महाभारत आता था. करेक्ट. मैं गौतम बुद्ध जी के लिए भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ. मैं शिव जी के लिए भी डबिंग कर चुका हूँ. विष्णु भगवान के लिए भी कर चुका हूँ. तो इतने भगवानों को मैं मतलब कर चुका हूँ. वो जो तो एकदम से वो बस मुझे पता है कि वो दयालु भाव और 2 ग्राम स्माइल चेहरे पे और मैं मानता हूँ कि मेरा जो दिल है वो बहुत प्योर है. जैसे आपने इन्हें कहा प्योर हार्टेड, मैं भी बहुत मैं भी मानता हूँ. मैं आपके बारे में कुछ बोलूंगा, आप पहले अपनी बात को खत्म. तो मैंने पूरा बस थोड़ा मैं जो कर रहा था अलग कुछ, उससे मैं जुप अलग आया और मुस्कुराहट लाके और मैंने ये क्या बात. ऑडिशन पूरी ईमानदारी के साथ मैंने दिया जितना मैं उसको समझ पाया और मैंने दे दिया. बस बाद में कई दिनों बाद मुझे अचानक कॉल आता है, मैं दिल्ली में था, कि अरे देखो आए मेरा बच्चा हो गया तेरा, मैं जानती थी. अरे मैंने कहा अरे धन्यवाद. जो भी तब तक मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा है, लेकिन उन्होंने बताया था कि कुछ है, मतलब बड़ा कुछ प्रोजेक्ट है. तो मैंने कहा चलिए जय श्री राम. तो युद्धवीर भाई को तो मैं काफी सालों से जानता हूँ. मतलब जब मैं नया मुंबई में आया था 2007 में, तब ये रिकॉर्ड तब से उससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन तब ये दिल्ली से आए थे और सब फिल्मों में सब सीरीज में लीड रोल. युद्धवीर यंग वॉइस, बिल्कुल हीरोइक वॉइस. तो अभी आपने इतने सारे भगवानों को किया ना, विष्णु भगवान को किया, शिव जी को किया, गौतम बुद्ध को किया, कृष्ण को किया. तो राम जी ने बोला बेटा तू कैसे रह गया पीछे. समझ रहे हो. तो राम जी ने बोला बेटा आओ मुझे भी करो. तुम्हें भी करो.
है ना? तो अब बात करते हैं जी। लक्ष्मण भैया, उपलक्ष्मण भैया। लक्ष्मण तो आपका ऑडिशन कैसे रहा, कैसे मिला आपको? कॉल आया मुझे, मैंने कहा ठीक है चलो, मैं बैठा, मैंने देखा, हाँ दिखा भाई क्या कर रहे हैं, खोला, मैंने विद इन अ सेकेंड आई वॉज टेकन बैक टू माई चाइल्डहुड, जिसकी मैंने बात की 1998 1999। वो 5 सेकंड मैं सिर्फ देखता रहा, मैं कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या बात है? तो मैंने कहा रोक दे सब रोक दे, मेरे को पूरी फिल्म याद है, मैंने पूरी फिल्म इतनी बार देखी हुई है, सब रोक दे, मुझे बस बता मुझे करना क्या है। उस टाइम पे एक दूसरे उनके असिस्टेंट थे बेसिकली, मैं उससे बात कर रहा था कि भाई मुझे बता क्या करना है, मुझे पूरी फिल्म याद है तो मुझे बता क्या करना है। लक्ष्मण ठीक है, क्या ठीक है, टुक 2 मिनट्स, मैंने 2 मिनट लिए, मैं बैठा रहा, मैंने ध्यान लगाया और मुझे ध्यान आया, मैं सारी आवाजें मेरे को मैं भूल गया था, पर मैंने ध्यान लगाकर याद किया कौन कौन थे, अरुण गोविल जी, अपना अमरीश पुरी साहब, लक्ष्मण एंड देन ठनका शक्ति जी, अरे बाप रे बाप, ओके। मैंने कहा कोई बात नहीं उपलक्ष, यू डू योर बेस्ट, दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जस्ट फाड़ दे, कुछ भी है भाई कर दे, ये चीज कुछ भी रोल मिले ना, वानर का भी रोल मिले तो कर। इट्स अ पर्सनल विन फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये मेरे लिए एक मतलब व्यक्तिगत मेरी जीत है कि यार मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट हूं। तो मैं गया और मैंने यूजुअली जो कि 15-20 मिनट लगते, मैंने आधा घंटा लगाया ऑडिशन देने में। मैं कहा हर लाइन अच्छे से करूंगा मैं, और मैंने बस दी को ऐसे प्रणाम किया, मैं कहा दी बस हो जाए बस। इवेंचुअली मुझे कॉल आया दी का, हो गया आजा, क्या बात, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी। बिल्कुल दिल से चाहते थे। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी आपको कैसे मिला? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि मैंने ये किया है। मैं ऑडिशन देने गया, स्क्रीन पर देखा जैसा उपलक्ष्य भाई ने देखा था, आई वाज स्टन्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने 3 बार पूछा ये हनुमान जी? बोला हाँ भाई मेरा हनुमान जी। अब तीसरे हनुमान जी में मैं कांप रहा था। आई कुड नॉट बिलीव इट, बिकॉज मेरी बचपन की बहुत गहरी मेमोरी है इससे। और इसके 1 साल पहले आई वेंट टू नैनीताल के पास नीम करोली बाबा। वहां पता नहीं क्यों मैं गया, मुझे अभी भी पता नहीं है। सम एनर्जी आई फेल्ट, मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से ऐसा मेरा प्लान बना कि वहां जाते। मैं गया वहां, तो ऐसे अद्भुत जो ऊर्जा शक्ति जो है बता भी नहीं सकता, अमेजिंग एनर्जी है यार वहां की। वहां से मैं आया और व्हेन आई सॉ हनुमान जी को जब मैंने देखा, मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच गया नीम करोली बाबा। जब मैं उनके दरबार में बैठा हुआ था हनुमान जी के सामने, मैंने सोचा यही जो अवसर मिला है मुझे सिर्फ टेस्ट देने का, ये बहुत बड़ी चीज है मेरी लाइफ में, कि किसी ने समझा कि मैं इस लायक कि इनको आवाज दे सकता हूं। और फिर मेरा बर्थडे वीक था, वो मैं ऊटी में था तब, जब मुझे कॉल आया कि यू सेलेक्टेड। फिर मैंने 3 बार पूछा सच में मैं ही कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ? बोला हाँ। मतलब तो मैं रो रहा था। फिर वो वेटर आया, पूछा सर आर यू ओके? हाँ यार। तो मतलब हनुमान जी ने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दिया, ये मेरे लाइफ का गिफ्ट दे दिया। मतलब इससे बड़ा तो मैं क्या ही बोलूं, इसको तो मैं तोल भी नहीं सकता, ये इतना अनमोल है मेरे लिए। और अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। और डब करते समय तो मुझे इतना छोटा फील हो रहा था कि मैं तो क्या ही जस्टिफाइज द वर्ड। एज आर्टिस्ट आप सोचते हो कि जिस पात्र को आप आवाज देने जा रहे हो, जस्टिफाई करो ईमानदारी से। तो मैंने बस यही कहा कि जय श्री राम, जय हनुमान, मुझे शक्ति दें कि मैं अपना बेस्ट कर पाऊं। क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे बियॉन्ड है। बाकी जितने मैंने कैरेक्टर किए हैं उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे कर सकते हैं। इसमें तो ये मेरे हैसियत के बाहर था। तो बस मैंने वो भरोसा रखते हुए क्या बात है, करने की कोशिश की। अमेजिंग है। मेरे को तुम्हारी बातों से लगा जो प्रेशर था इस पात्र को करने का, कि हनुमान जी की वॉइस दे रहे हैं यार हम। आप लोगों में से किसी का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था कि यार, जैसे अर्चित ने भी बताया दिल खोल के कि
मेरे को यकीन ही नहीं हुआ ये सब चीजें मेरी आवाज में हनुमान जी की। मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपको बताया, मैंने ऑडिशन जब दिया था तो मैंने एक वाइल्ड टेक दिया था। वाइल्ड टेक एज इन कि विदाउट एनी विजुअल। हाँ, सो मैंने अज्यूम कर लिया था कि शायद मुझे ये तो बताया गया था कि रामायण के लिए सीता माँ का कैरेक्टर है, ये आपको ऑडिशन देना है। तो मैंने अज्यूम किया कि शायद मुझे डायलॉग्स बोल के देने हैं और एक नई रामायण बन रही है, अच्छा। उसके लिए मैं वॉइस दे रही हूँ। अब जब मैं वहां पहुंची और मैंने देखा कि ये तो वही रामायण है, और फिर मैंने कंफर्म किया ये जापानीज रामायण है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा जो 90s में रिलीज हुई थी वही है, क्योंकि मैंने देखा नहीं था पर मुझे पता था। तो उन्होंने कहा हाँ। ऑल्सो मैंने ना आज तक, आपको तो पता है, ये बहुत एनिमेशन किया है, बहुत ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम मैंने किया बच्चों की आवाजें। तो अगर रामायण कोई डब हो रही है तो उसमें मुझे बुलाया जाता है बाल राम जी का बाल रूप, या बाल हनुमान, या बाल कृष्ण। नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज कॉल्ड फॉर अ फीमेल, अडल्ट फीमेल, दैट टू सीता माँ। तो मेरे ऊपर तो प्रेशर डेफिनेटली था, क्योंकि जब मैं बैठी, एक तो पहले ये बम फटा कि ये वही रामायण है, लेजेंडरी। उसके बाद ये बम फटा कि मैं सीता माँ कर रही हूँ इसमें। बट एक बार जब मैंने करना शुरू किया ना, तो आई थिंक हम सब पर ही ना, जब डब रूम में आशीर्वाद था यार, आई फील, क्योंकि हाँ, इट वाज मैजिक। बिकॉज मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी एज एन आर्टिस्ट। जब मेरे सामने कोई एक बच्चे का कैरेक्टर आता है डब करने के लिए, मुझे पता है कि मैं कर लूंगी ऐसे। अब यहाँ तो एक तो थिएटर रिलीज, तो एक वैसा भी एक प्रेशर होता है कि थिएटर रिलीज है। सो अब मैंने सिर्फ एक चीज ज्यादा ध्यान में रखी, और वो ये था कि क्योंकि हम इंग्लिश पे डब कर रहे थे, तो हिंदी किसने किया था मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। मैंने एक चीज का ये ध्यान रखा था कि उसमें मैं एक क्या वर्ड बोलूं मुझे पता नहीं, पर जैसे स्वामी, जो एक आस होती है ना आवाज की, जहां आप जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। एक मधुर, एक प्यार, और जैसे उन्होंने कहा 2 ग्राम मुस्कान, दैवी है आवाज उसमें, मधुरता, सॉफ्टनेस, बह रही है आवाज। एंड मैं लिटरली मैं ऐसे बैठी थी, पूरे डब में मैं ऐसे बैठी थी और मेरे हाथ ऐसे थे। क्या बात है। स्क्रिप्ट सामने थी और मेरे हाथ ऐसे थे, मैं ऐसे ही डब करी थी। बिल्कुल, वो उस वक्त एनर्जी सही कह रहे हैं कि उस वक्त वो फिर ऊपर वाला ही संभालता है। जैसे माइक के सामने होते हैं या कैमरे के सामने होते हैं, इवन स्टेज पे जब होते हैं, वो एक अलग जादू होता है। उस वक्त वो ऊपर वाला ही हमारा साथ दे रहा होता है। हम बस आंख बंद करके और बस वो कर रहे हैं, डायलॉग दे दिया गया है, अच्छा भाई छोटा हुआ है, ले एक शब्द और डालते हैं, ये ले ये भाव आ गया, अच्छा बड़ा हो गया, एक शब्द काट देते हैं और वो आ जाता है, उधर से आता है ओके। और हमने भी अपना एक क्या सफर भी होता है जी, बिल्कुल। ये मुझे 21वां 22वां साल चल रहा है, तो अपने काम हमें संभाल रहा होता है और हम काम को संभाल रहे होते हैं एक तरह से। ये तप होता है, तपस्या है एक तरह से जो। तो हमें पता है कि उस लाइन में ये 2 पॉज लिए हैं और 2 लाइनें हैं ऐसे कि इसमें बेस्ट है, और हमें पता होता कहने कि ये वाकई अच्छा ही आया है। और बाकी उधर से भी जब ओके आ जाता है, राइटर भी साथ ही बैठे हैं आपके, और हमारा भी जो पूरा हमारे गुरुओं का जो साथ है, उनका दिया हुआ जो भी ज्ञान है थोड़ा बहुत, वो हम इनपुट करते हैं और ऊपर वाला फिर हमारा साथ दे रहा होता है, तो वो लाजमी वो मतलब अच्छा ही होता है, वो प्रभु की कृपा से। तो ये अपने आप वो करिश्मा होता है उस वक्त। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोले, प्रभु की कृपा से। और मुझे लगता है जैसे हमने रामायण में जैसे अरुण गोविल सर या और भी कैरेक्टर, वो भी जब बात करते हैं, जो कृष्ण का नीतीश भारद्वाज जी ने किया था, और भी अभी जो रिसेंट महाभारत थी उसमें जिन्होंने कृष्ण का किया है, क्या उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इन लोगों ने सबने कहा है कि ये कैरेक्टर हमने नहीं किया है और इसकी कास्टिंग हमने नहीं की है, ये सब उनका आशीर्वाद था। उन्होंने ही हम पे कृपा दृष्टि बरसाई और हम एक माध्यम बने कि उनके शब्द हमारे मुख से निकले। तो मुझे लगता है कि अभी जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, चीजें हुआ, ये किसी डायरेक्टर ने, किसी क्लाइंट ने नहीं किया है, ये सब उनके आशीर्वाद से, उनकी इसीलिए तो लीला बोलते हैं ना, लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, करेक्ट, शिव की लीला। तो आज हम यहाँ इकट्ठे बैठे, ये भी लीला ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा करते समय आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, कि जैसे सोनल ने कितने अच्छे से बताया, आप लोगों को ये बात नहीं पता चलती है या अभी इसके माध्यम से पता चलती है कि जब ऐसे किरदार कुछ करने के लिए आते हैं कुछ हमको, और वो भी इतने महाकाव्य या हमारा जो इतिहास है, रामायण महाभारत हमारा इतिहास है, उनके जब पात्र को करना है तो वो उसकी शिद्दत भी कितनी अमेजिंग थी। वो बैठी थी पालती मार के और हाथ जोड़ के सीता मैया के डायलॉग बोल रही है, बहुत अमेजिंग है, सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा।
लेकिन मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि तुम ऐसे ही करोगी लेकिन आप लोग आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। फिर उसके बाद जो आर्टिस्ट बोलता है, जैसा युद्धवीर भैया ने कहा, इतने सालों की मेहनत, और क्योंकि ये कला है, वो भी शिव का आशीर्वाद है कला, और वो जब हम बोलते हैं तो सब उनका ही है यार, सब उनका ही है। आपके काम के प्रति आपकी जो श्रद्धा है जी, वो बोलती है, वो करेक्ट, उसी से चीजें निकल के आती है हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मैं तो भी जैसे थोड़ी देर पहले सर से बात कर रहा था कि मैं तो सच कहूं तो मैं तो मुंबई छोड़ चुका था। एक कटोरी, एक थाली, एक ग्लास, एक चम्मच लेके, गाड़ी वाड़ी सब बेच के, बोरिया बिस्तर सब, घड़ियां, चश्मे दान देके मैं निकल गया था। और ये विपश्यना में और दर साधना अपना महाकाल जी के यहाँ, तो देखिए ये एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है यही कि ये मुझे ही करना होगा, शायद ऊपर वाले ने चुना होगा या होना होगा। ये देखिए यही था मैं भैया। लौटा और कुछ ही दिनों बाद मुझे ये देखिए ये मूवी में मतलब सिलेक्शन हो गई। मेरे को ना सोनल सर, मेरे को ना कुछ दिनों पहले एक चीज समझ में आ गई है अपने जीवन में, कि हम जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। हम सिर्फ माध्यम हमसे कराई जा रही है, और इससे बड़ा कुछ और सत्य है, और हम सिर्फ वो कर रहे हैं। तो ये फिल्म जो थी, जब वो यहाँ मुंबई आए, मुंबई नहीं मतलब इंडिया आए, युगो साको, उन्होंने फिल्म बनाई 30 साल पहले। 30 साल बाद इस जनरेशन को वही एनिमे देखने का मौका मिलेगा 4K में, उसमें आप लोगों की आवाज सुनने को मिलेगी। ये हमने डिसाइड नहीं किया है, कोई डायरेक्टर ने डिसाइड नहीं किया है, ये सब उन्होंने डिसाइड किया है, वो नेचर ने, चीजों ने। उपलक्ष, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है वाइल रिकॉर्डिंग का पूरा? अब क्योंकि मैं पूरी फिल्म से मतलब रटी हुई थी मुझे वो पूरी फिल्म, आवाजें मेरे जहन में गूंजती थी, इतनी गूंजती थी, तो कहीं ना कहीं बिफोर एंटरिंग द स्टूडियो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। क्योंकि एक तो क्या होता है ना, शक्ति जी वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मैंने फटाक से पकड़ लिया, जैसे राजेश जी भी वैसे ही एक आर्टिस्ट है। मैं इन अनजाने में इन्होंने मेरा बचपन बनाया है। अगर किसी एक छोटा सा मैं डाइग्रेस करूंगा, स्वॉट कैट्स जिन्हें बहादुर बिल्ले कहा जाता है, मुझे आज भी याद है उसमें जो कमिश्नर की वॉइस थी वो राजेश जी थे। करेक्ट। मेरे जहन में है वो सारी आवाजें, मतलब शुरुआत से ही आवाजों का हमेशा से ही शौक रहा है। तो इसलिए रामायण के जितने भी पात्र थे उनकी आवाजें, ऑब्वियसली जो नोन फेसेस थे, जो नोन लोग थे, उनकी तो सभी को याद है, पर शक्ति जी की मुझे याद थी। मैंने यहाँ आके उनके साथ काम किया, मुझे सौभाग्य था मेरा कि मैं उनके साथ इतने प्रोजेक्ट्स कर पाया। तो अचानक से वो हुआ। अब मैंने सोचा यार शक्ति जी को मैं मैच करूं या फिर अपना कुछ करूं, ये व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड देन आई एंडेड अप आस्किंग जो डबिंग डायरेक्टर थी हमारी, उनसे पूछा मैंने कि यार और बाकी कौन है। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि युद्धवीर भाई कर रहे हैं, सोनल कर रही हैं, और रावण जो है अपने जॉली साहब कर रहे हैं। मैंने कहा उपलक्ष, शक्ति जी ने अपना काम किया है और बेहतरीन किया है, तभी तेरे जहन में है। अब तेरे पास एक मौका है टू नॉट ओवरशैडो हिम बट टू क्रिएट समथिंग एल्स। लक्ष्मण भैया क्या थे, कैसे थे, वो सैल थे, और उनका गुस्सा भी जायज इसलिए था कि वो बस अपने भैया को, अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, वो भी भक्त थे एक तरह से। तो ये सारी चीजें दिमाग में आई, पर एग्जैक्टली वही हुआ जैसा इन सबके साथ हुआ। मैंने सारी चीज प्लानिंग, हाँ ये करना, ये करना, ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये सोचूंगा, मैं ये करूंगा। एंड देन अच्छा वो सीन आएगा, उसमें मुझे जो है तलवार मयान से निकाल के मुझे वापस डालते हुए ये स्ट्रेस देना है। अंदर गया, करें शुरू? हाँ जी। इट जस्ट फ्लोड। उसके बाद मैं बस जितना सोच रहा था, जितना मेरे मन में इतनी सारी उलझनें चल रही थी, इतनी सारी चीजें चल रही थी, सारी अपने आप वॉश आउट हो गई। एंड मैं बस करता चला गया। फर्स्ट सेशन हुआ, मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार मैंने जो सोचा था वो तो किया ही नहीं, कि ये भी करूंगा वो भी करूंगा। पर मैंने बाहर आके फिर सुना, मैंने कहा यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया कुछ। बाहर आके सुना, अरे तो सही है, मतलब ओवरऑल अच्छा लग रहा है, ऐसा बुरा भी नहीं लग रहा। तो मैंने कहा यार उपलक्ष छोड़ दे। मैं खुद से बहुत बातें करता, मैं कहा उपलक्ष छोड़ दे, हो रहा है अपने आप, कोई ना कोई करवा रहा है, मैं उसको सवाल नहीं करूंगा, मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं पूछूंगा भाई ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। हो रहा है ना, और तेरी पसंद का हो रहा है, तू खुश है अपने काम से, करता जा। सेकंड सेशन में आया, इट जस्ट फ्लोड लाइक एनीथिंग, बस होता चला गया, होता चला गया। एंड अब मुझे लगता है कि हाँ कोई था जो हमसे, जिसने हम सबसे ये लीला, हम लीला के ही पात्र थे और हम बस करते चले गए।
पपेटियर कोई और था, क्या बात है। और मैं उसको शत शत नमन कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया और हमसे ये काम करवा लिया किसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आदि पुरुष आई थी कुछ दिनों पहले, राम जी पे ही बनी थी मूवी, पूरे रामायण का था। तो ये भी एक कल्ट मूवी है, एनिमे रामायण। कास्ट इतनी अमेजिंग थी, चेंज कर रहे थे कास्ट। क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आया, यार ये कास्ट चेंज कर रहे हैं, हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे इसका रिसेप्शन कैसा होगा? ऐसा कुछ उस समय सोच रहे थे कि आप लोग सोचा था, या दिमाग में आया या नहीं आया? हम तो सिर्फ जो हमको मिला हम वो कर रहे थे। ऐसा कुछ एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, ऐसा कुछ दिमाग में आया कि यार उसमें इंक्लूड करता हूँ मैं डायलॉग भी, क्योंकि डायलॉग भी पूरे चेंज हुए हैं, पहले से अभी बदले हैं डायलॉग। तो वाइल रिकॉर्डिंग ऐसे कुछ चीजें आप लोगों के जहन में आई, दिमाग में आई कि कुछ यार कुछ ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत या कुछ ऐसा? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगा, बट मैं अगर सच बोलूं तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि ऑब्वियसली डायलॉग्स जो हमने जो किए हैं थोड़े सरल हैं। आज की अंडरस्टैंडिंग और आज की लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए हमने थोड़े सरल रखे हैं उनको। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 4K में इसके वापस आने का मकसद शायद यही था कि जिन लोगों ने नहीं देखी है रामायण, जिनको नहीं पता है, जिनका शायद मैं यही बोलूंगा जिनका शायद पहला रामायण का एक्सपीरियंस, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, आदि पुरुष रहा है, मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग गलत था। अगर उनका पहला रामायण का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी बात कही है आप लक्ष्य, पहला रामायण का एक्सपीरियंस अगर आपका आदि पुरुष रहा है, आई फील सॉरी तो उनके साथ बहुत बुरा, बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ कि अगर उनका पहला एक्सपीरियंस आदि पुरुष रहा है। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर उनके पेरेंट्स या जो बच्चे खुद भी अगर रामायण को सही तो नहीं, मैं सही बोलने से अच्छा है कि एक नजरिया जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, यू नो, और थोड़ा प्योरेस्ट फॉर्म, एक प्योरेस्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए है। तो आपके अंदर था, मन वो में मेरे था, अंदर था, उस जोश के साथ आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। पता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ। तो मुझे पता है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, अगर आप उन्हें वो वाली रामायण दिखाओगे जो हमने देखी है, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक एपिसोड, उसके बाद वो नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। उनको कुछ चाहिए, उन्हें कुछ चाहिए हर सीन के बाद या हर फ्रेम तो में। जैसे जनरेशन बदलती रहती है, हमने जो रामायण देखी है, हमारे पेरेंट्स ने उससे पहले की रामायण देखी थी, हमने कुछ और देखी है। वैसे अब इस जनरेशन को आदि पुरुष जैसी रामायण की जरूरत थी। ओके, लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रही, वहां कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो मुझे भी नहीं अच्छे लगे थे सुन के, पर क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा काम करती हूँ, मेरी बेटी तो अभी छोटी है, पर शायद जब वो थोड़ी बड़ी होगी तो मेरा भी ये डिसीजन होगा कि मैं उसे कौन सी रामायण दिखाऊं। बट आई थिंक जो पेरेंट्स है ना, वो समझ सकते हैं कि आदि पुरुष बनाई ही आज की जनरेशन के लिए गई थी, वो हमारे या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए थी ही नहीं। क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना, वो पुरानी रामायण आराम से तसल्ली से बैठ के नहीं देख पाएगी। वो आजकल के बच्चे 3-3 सेकंड के रील देखने वाले लोग हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि रामायण तो रामायण है, करेक्ट, आज की या तब की या आगे आने वाली, उसमें कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। स्टोरी तो वही है। लेकिन आप कैरेक्टर्स को जोकर बना दो, हाँ, उससे ज्यादा प्रॉब्लम भी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं सोनल, कि आजकल के बच्चों को जो चाहिए उस तरीके से हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आपको वो एक मर्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से कलर इफेक्ट्स या जोन क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो लोगों को सही नहीं लगा। पर्सनली मुझे भी सही नहीं लगा। वही बात, बहुत सारी चीजें गड़बड़ लगी थी आदि पुरुष में, पर यही है कि जनरेशन क्योंकि बदल रही है। अब इस रामायण में भी आप देखना कुछ टेक्नोलॉजी जैसी चीजें यूज की हैं एनीमे में, है ना? सोचो 30 साल पहले भी, बट वो तरीका था दिखाने का। हाँ, बिल्कुल। तो वो ना, वो थोड़ा सा इंटेंशन और मोटिव एक हेजी वो करता है कि क्या इंटेंशन था। खैर आदि पुरुष में नहीं जाते हैं, बट ये चीज आप लोगों के दिमाग में थी। अर्चित, आप कुछ शेयर करना चाहोगे इसकी? हम मेरे को ना अच्छा करना है। हाँ, मैं इससे शुरुआत करूंगा कि जो मेकर हैं युगोसाकी, उन्होंने 12 साल तो पहले रिसर्च की इसको बनाने से पहले,
और वो इस वजह से क्योंकि जब वो भारत आए होंगे तो उन्हें अंदाजा लगा होगा कि ये हम लोगों के रग रग में है और ये कोई कहानी, कोई फिक्शन नहीं है, ये सब कुछ है हमारे लिए, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, यहां पे आप गलत नहीं हो सकते। तो जब इतनी बड़ी चीज की जिम्मेदारी आपके कंधे पे हो, तो जैसे रामलीला करते हैं ना कि दादाजी की जनरेशन के रामलीला में ये करते थे, ये करते थे, फिर वो लीला को बढ़ाने के लिए लोग अगले जनरेशन की तरफ जाते हैं टॉर्च लेके। तो मैंने इसको ऐसे ही लिया कि मैं तो ये नहीं मापदंड नहीं रख सकता कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, कभी नहीं हो पाऊंगा। भगवान के लायक आप कैसे हो पाओगे? पर मैंने यही सोचा कि जो लीला है वो लोगों को दिखाने के लिए मैं ये कर सकता हूं कि वो टॉर्च पुराने जनरेशन से लेके मेरे अगले जनरेशन तक बढ़ाऊं। कल को शायद ये भी हो कि आने वाले 30 साल में फिर से कोई लोग यहाँ पे बैठे हों जिन्होंने आवाज दी हो। तो उद्देश्य जो है हमारा वो ये होना चाहिए कि हम अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन की बातों को खासकर आज के वक्त आगे बढ़ा पाए, हर किसी को बता पाए। और वो तभी हो पाएगा जब हम विद जनरेशन उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं, इस लीला को भी। बिल्कुल। तो मैंने इस तरीके से इसको लिया। क्या बात है। कंपेयर तो आप कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो बस मैं सोचा कि ये अवसर है हम लोगों के लिए, ये सोचने के बजाय कि हम इसके लायक हैं या नहीं, या क्या होगा, पुराने जो है उसको लोग, ऑब्वियसली वो हमारे दिल में भी नॉस्टैल्जिया है उसका, डेफिनेटली, पर आप सोचते हो कि उन्होंने ही कराया, उसको मान के आप आगे बढ़ो। आई थिंक ये प्रोजेक्ट हम सबके लिए काम से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह था। एब्सोल्युटली, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक सवाल मैं युधिष्ठिर भाई आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई, या अगेन कमिंग बैक टू दैट प्रेशर थिंग, उस पर आपसे बात नहीं हो पाई कि अरुण गोविल सर ने किया था कैरेक्टर, फिर आपको मिला राम जी को आवाज देने का मौका, तो आप उस समय सोच रहे थे, आपने तो देखी नहीं थी शायद, नहीं देखी थी आपने? हाँ, करेक्ट। अमित, मुझे नहीं पता था कि अरुण जी ने किया है ये। अच्छा। मुझे ये भी नहीं पता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस फिल्म के बारे में, और ऑडिशन के वक्त भी मैंने बस के भाई कोई एनिमेशन फिल्म है, मुझे लगा कि यूट्यूब वगैरह पे जैसे आजकल कितनी एनिमेटेड चीजें बनती हैं, और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा क्लिप भी नहीं, एक छोटा सा ही क्लिप था वो, तो उसमें कुछ ऐसा मैं ज्यादा जान भी नहीं पाया। और दूसरा, मैं पर्सनली मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ। देखिए, आप वो भी सोचिए, ये भी सोचिए, भी आप अपना काम, वो बात है ना, जिसका काम उसे ही साझे, कौन कर रहा है, किसने करवाई, क्यों कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ। बाद में मुझे पता चला ये रीडअप कर रहे हैं, तो मुझे उस वक्त भी नहीं पता था कि किसने ये पहले डब किया था। और जो भी रीजंस रहे होंगे, देखिए वो ऊपर, उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना। हमारा काम है उस वक्त, हमें जो अपना काम है आप वो ईमानदारी से करिए। क्या बात है ना। वो ऑफ कोर्स मुझे पता है राइट्स के इश्यू हुए होंगे, जैसा बाद में पता चला अमरीश जी ने वो रावण जी को डब किया था। सो आप देखिए ना, अब तो है ही नहीं अमरीश जी, तो कैसे करेंगे? और 4K में जैसे हो रही है, तो न्यू टेक्नोलॉजी का सहारा लेके और बहुत जबरदस्त तरीके से 4K में पेश की जा रही है। तो वो सब चीजें वो ऊपर औरों के लिए छोड़ देते हैं। वो बहुत ज्यादा बातें देखिए कहाँ बोलता है आपका। तो मेरी बस सभी से ये गुजारिश है कि आप ये फिल्म देखिए, हमारी ईमानदारी उसमें आपको नजर आएगी, वो झलकेगी। और बच्चे, और आप भूल जाइए आप क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई, ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने पहली वाली नहीं भी देखी होगी, बिल्कुल, वो डायरेक्ट वही देखेंगे ना, आप वो देखिए ना। तो मेरा बस वही है। और रीडअप उनसे भी करवाते जो आज जीवित भी हैं, वो उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो कैसे वो करेंगे? जैसे शक्ति जी की बात करें तो वो उस एज ब्रैकेट में नहीं है उसमें। हाँ, करेक्ट। तो वो देखिए, वो बहता पानी बहता रहता है, खड़े पानी में काई लग जाती है। देखिए, तो जल बहता रहना चाहिए, जो हुनर हो, जो भी, ये वक्त ठहराव तो है नहीं ना, सब परिवर्तनशील है। क्या बात तो है। बस मैं बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं सोचता, कोई डायरेक्टर पे छोड़ देता हूँ मैं। चलिए, बस हाँ, काम में मैंने कहा जितना मुझे समझो वो मैं गलत नहीं होने देता हूँ, वो चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही दुत्कार क्यों ना सहनी पड़े, चाहे वो शब्दों के उच्चारण को लेके हो, कोई ग्रामेटिकली आप रॉन्ग नहीं बोल सकता मैं हिंदी कहीं, जितनी मुझे अपनी समझ है वो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। मेरी तरफ से कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाषा का, देखिए मेरा ये मानना है कि ये हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, इस फिल्म के लिए ही नहीं, सभी हम जो वॉइस आर्टिस्ट हैं या जो बना रहे हैं, आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो हमें ही सुन के बड़ी हो रही है। किस तरीके के शब्दों का हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है।
वो ज्ञान कई चीजें जैसे हम भाषा को लेकर उच्चारण का करते हैं कि वो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, चाहे वो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन हो चाहे हिंदी का, जैसे फिर और फिर हो गया, फूल और फूल हो गया, वो मतलब बदल जाता है पूरा। सो हम जो टीवी, हम मीडिया पर्सन जो ये हम आवाजें दे रहे हैं, ये हमारा फर्ज बनता है, ये जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना काम अच्छे से कीजिए। बहुत ज्यादा पैसे वैसे सब आ जाता है, आप ईमानदारी से बढ़ते रहिए, सब मिलता है फिर। बस मेरा ये काम है कि आपके हाथ में जो है वो आप अपना बेस्ट दीजिए। क्या बात है सर। आपका वाइल रिकॉर्डिंग कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो आपने डब कर रहे थे तब, उसके रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो मेरे डबिंग डायरेक्टर और 2-3 लोग जो वहां बैठे थे, उनका मुझ पे भरोसा था और मेरा उनके ऊपर था कि मैं जो इनको बोलूंगा कि ये ऐसे होना चाहिए, ऑप्शन देता था मैं कि आपको ये ठीक लग रहा है, हाँ सर ठीक लग रहा है ये। तो ऐसा भी होता था, मैंने टेक दे दिया, उसके बाद आगे निकल गए, फिर मैं वापस आता, नहीं यार वो शायद वो ठीक नहीं है, उसको दोबारा गए उस लाइन पे, तब दोबारा रिकॉर्ड। ये तुम जो बोल रहे थे वो ठीक लग रहा है मेरे को, अच्छा, तब तुमने जो बोला था। तो इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के ऊपर भरोसा, तो उस तरह से काम हुआ। अच्छा, कोई पर्टिकुलर सीन या आपको इस फिल्म में जो डब करने में सबसे ज्यादा मजा आया, सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा मतलब रावण को मैंने जो आवाज दी है इस सीन में, मेरे को उसमें कुछ जहां रावण बहुत अग्रेसिव होके बोलता है गुस्से में विभीषण के ऊपर, तो वो जो सीन था वो काफी मजा आया उसमें। वो मेरा अपना एक टेस्ट है, अच्छा, हर आर्टिस्ट का होता है कि यार इस तरह का सीन करके मुझे बड़ा मजा आता है, तो वो अगर करने को मिल जाए तो फिर तो आई थिंक हमें सर से एक लाइन सुननी चाहिए, अगर सर हाँ सर, ठीक समझे तो। कुछ अभी मेरे को याद नहीं है। आपने बना लीजिए सर। कैसा आपने टेक्सचर रखा था, कैसा आपने फील रखा था? एक तुच्छ प्राणी के लिए तुमने अपने भाई को धोखा दिया, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। क्या बात है। पर सर का जो टेक्सचर था वो मेरे को तो आई डोंट नो, ये कुछ लोग बोलेंगे कैसा, लेकिन जो अमरीश पुरी सर का जो एक टेक्सचर था ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा, मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट वो हुआ है मैच। रावण जी तो हमको सुना ही चुके हैं, तो हनुमान जी कैसे पीछे रहेंगे? प्लीज कुछ अर्चित भाई कुछ सुनाओ यार, कुछ 1-2 डायलॉग हो जाए आपने जो डब किया। पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बाय द वे सुनने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था हनुमान जी को अर्चित ने डब किया है। सोचो, मुझे भी नहीं पता। मैं पहली बार सुनने वाली हूँ अभी। Let me add to it. माते, प्रभु श्री राम शीघ्र ही रावण को हराकर आप सहित सभी बंधकों को मुक्त करवाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सोनल तो डायलॉग बुलवाने की मास्टर है। आप दोनों का कोई संवाद हो जाए, रामलीला हम यही शुरू कर लेते हैं। कुछ याद है? याद नहीं है, पर हम बना सकते हैं ना। हाँ, कि जैसे मैंने अभी पीछे भी बोला था कि स्वामी आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ ही चलूंगी। परंतु सीते, क्या तुम्हें ज्ञात है कि वो जो जीवन जहां मैं जा रहा हूं वो आसान नहीं होने वाला है। वो जंगल है, वहां जंगली जानवर होंगे। क्या तुम्हें उनका कोई भय नहीं? तो क्या हुआ स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। कल्याण हो, मंगल हो। आओ सीते। लक्ष्मण। जी भैया। तुम्हारा क्या विचार है? भैया, अगर आत्मा एक है तो साथ भी एक ही होगा। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। अवश्य। माता, हमें विदा कीजिए। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। पिताश्री का ख्याल रखिएगा। अभी बिना स्क्रिप्ट हमने बोला है।
उसी वक्त जो आता गया बस। हाँ। अच्छा कैसे पूरी एनर्जी चेंज हो गई, एनर्जी सारा डिवाइन हो गया अचानक से। सुन रहे थे, हम लोग सुन रहे जैसे मुझे याद है विदा लेते हुए मैं सच में रो पड़ा था। मैं जब अपने पिता से जब बात कर रहा था, तो वो होता है, हम इतना खो जाते हैं और उसमें रो रहे होते हैं, और अचानक उस, क्योंकि हम भाव में इतना आ गए हैं, तो कुछ एक आध हमारा फंबल आ जाता है, हम कहते हैं एक और ले ले, एक और ले ले, जल्दी ले ले, तो फिर दोबारा से हम वैसा ही क्योंकि वो मूड में हम छूट ना जाए, वो मूड छूट जाता है। मैं अपहरण वाले सीन में रोई थी। हाँ, जबकि सोचो कि कितनी बार हमने रामायण देखी है, कितनी बार अपहरण, पता है अपहरण होगा, वो होता है भाई, वो सब एक ऐसी ऊर्जा आती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे साथ मैं राइटिंग कर रहा था एक फिल्म, आने वाली फिल्म, मैं नाम नहीं ले सकता, उसके मैं एडिशनल डायलॉग लिख रहा था। साउथ की फिल्म है, शिवजी पे बनी है वो फिल्म। ओके। उसका एक सीन ऐसा शूट किया है ना, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, है ना, उसको हिंदी में कर रहा हूँ, और मैं रो गया। उसको ऐसा लगता है ना शिव को गले लगा लिया। और वो सीन था, मेरे को अभी भी, मैंने ऐसा भर गया था लिखते लिखते, क्योंकि मैं डायलॉग बोलता हूँ वाइल राइटिंग, मैं बोलता हूँ डायलॉग, और मैं भर गया था। मैंने डायरेक्टर को, जो मेन था, जो डबिंग डायरेक्टर था, मैंने उनको ही बताया, मैंने बोला क्या सीन बनाया, पता नहीं ये लोग कितने लोगों को वो सीन हिट करेगा वाइल वॉचिंग इन थिएटर, बट मेरे को तो हिट करेगा, ये चीज होती है। बिल्कुल, देखिए आपको हिट किया, वो आपने महसूस किया ना, तो वो भी ऑडियंस महसूस करती है। अब जब ये चीजें वैसे बोलते देखिए, हमारा मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक, और कान के पीछे से ऐसे एकदम सिहरन दौड़ जाती है पूरे शरीर में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फील करना पड़ता है पूरा। जब हम फील करेंगे तभी हमारा को एक्टर फील करता है, और को एक्टर जब फील करेगा तो ऑडियंस तक वो जरूर पहुंचता है। एक आर्टिस्ट जो होता है ना दोस्तों, वो इतना इमोशनल होता है ना, वो इतना इमोशनल होता है। और क्या कहते हैं, जैसा अभी युद्धवीर भाई ने बताया कि सीन में बहना, वो सोनल ने बताया कि वो रोने लगी, ये एक प्योर आर्टिस्ट की निशानी है। मतलब अब जब आप लोगों ने नोट किया होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने जॉली सर का डायलॉग सुना, जब उनके जो एक्सप्रेशन देखिए आप, ऐसा लग रहा था कि छोटे भाई को रावण जैसे ऐसे ही डांटेगा, बिल्कुल ऐसे ही बोलेगा। वो अंदर से आ जाता है आर्टिस्ट के, और जब वो परफॉर्म करता है तो वो नहीं परफॉर्म करता, उसके अंदर एक अलग एनर्जी होती है। क्योंकि आर्टिस्ट, मुझे हमेशा से लगता है, जो कला होती है, आर्टिस्ट एक छोटा सा शब्द है, कलाकार जो होता है, वो एक अलग से आशीर्वाद मिला होता है उसको ऊपर वाले से। वो क्या होता है कि आपकी जो भावनाएं जो है ना, वो जीवन में जो जो एक्सपीरियंस आपको होते हैं वो रिकॉर्ड होती जाती हैं आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस। आप तो भूल जाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है उन भावनाओं को जगाने का, तो वही चीजें काम आती हैं। जी बिल्कुल। आपने जीवन में कभी किसी का मर्डर नहीं किया, आपको सीन मिल जाता है मर्डर करने का, और आपके अंदर वही गुस्सा, वही आंखें लाल हो जाती हैं, आप अच्छा टेक दे देते हैं, तो वो क्या चीज काम करती। कभी आपको किसी ने इतना परेशान किया होगा, आपके मन में आया कि मेरा मन करता है इसका मर्डर करूं, तो भावना वो रिकॉर्ड हो गई, तो वो फिर निकल के आती है। वही करुणा की बात है। जैसे राम जी का कैरेक्टर किया, वो जीवन में कभी करुणा तुम्हारे अंदर किसी को लेके आई होगी, माँ को लेके, पिताजी को लेके, तो वो सारी जहाँ रिकॉर्ड रहती है हम तो भूल जाते हैं, और जब हम इन्वॉल्व होते हैं कोई कैरेक्टर करने के लिए, हमें ऐसा मिल जाता है, तो वही सारी बाहर आती है। इसी को मेथड एक्टिंग बोलते हैं। वो भावनाएं हम ढूंढते हैं अपने अंदर, वो क्या, कहाँ मुझे गुस्सा आया था, कहाँ मेरा मन पसीज गया था वो चीज देख के, कहाँ करुणा आई थी, कहाँ मेरे आंसू निकल आए थे, वो सारी चीजें बाहर आती हैं जब कैरेक्टर करते हैं। सर आपने इतनी अमेजिंग बात की है ना, और मैं हमेशा हर किसी को ये बात बोलता हूँ कि हम वॉइस आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट नहीं है, एक्टर्स हैं। हम लोगों ने भी, मतलब आप लोगों ने भी इतने सालों से काम किया, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं। जैसा आपने बोला कि वो अपने आप, जब कैरेक्टर आता है सामने हमको पता लग जाता है, और डबिंग बूथ में जब आप डब कर रहे हैं कैरेक्टर को, तब आप सिर्फ वॉइस नहीं दे रहे होते हैं, उसको पूरा जी रहे होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सर का एक्सप्रेशन देखा होगा, इन लोगों ने जब रिकॉर्ड किया तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो ये पूरी एक्टिंग है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि एक्टिंग पे फोकस करो, डबिंग अपने आप हो जाएगी। वो टेक्निकलिटीज फिर सीखनी पड़ती हैं कि जैसे सर आप अभी बात कर रहे थे कि कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, हाथ हम ज्यादा हिला नहीं सकते हैं, सिर्फ वॉइस के थ्रू पूरा कैरेक्टर बिल्ड करना है। वॉइस के थ्रू, और दूसरा आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, करेक्ट, वो शार्प होने चाहिए। शार्प होने चाहिए। ये सारा डबिंग का सारा खेल रिफ्लेक्सेस का है। करेक्ट। वरना कई अच्छे एक्टर्स हैं जो कैमरे के आगे कमाल करते हैं, लेकिन वो माइक के आगे वो परफॉर्मेंस अपनी डाउन हो जाती है उनकी, रिफ्लेक्सेस उतने कमाल नहीं होते उनके। करेक्ट। तो ये सारा खेल ही रिफ्लेक्सेस का है, तो ये करना पाना। तो ये आपको क्या लगता है, ये रिफ्लेक्सेस
या स्पॉन्टेनिटी जिसको दूसरा नाम ले लेते हैं, ये कैसे आती है सर? अगर कोई बच्चा देख रहा है जो बनना चाहता है, उसको वो कैसे आएगी? उसको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ये अचीव करने के लिए? ये तो अपने आप से सीखना पड़ता है कि एक काम मैंने आज किया है, इसमें क्या कमियां रही, खुद को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि आज कहाँ गड़बड़ की है मैंने। हो सकता है दूसरे लोगों ने तारीफ की, भाई बड़ा अच्छा किया है इन्होंने आज, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि वहां मैंने गड़बड़ की आज, एक वहां गड़बड़ की, ये दोबारा नहीं करनी मुझे। तो आप अपने आप से सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये सर ने तो बताया जैसे जो ऑलरेडी कर रहे हैं जो डबिंग। हाँ, अब जो जैसा आपने कहा कि जो युवा कलाकार हैं जो आना चाहते हैं, मेरे पास इंस्टा पे कितने मैसेजेस आते हैं कि भाई हमें भी करना है, हमें बताइए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि कैसे आएगी वो, देखिए ये एक प्रोसेस है, ये क्राफ्ट है, ये करत की विद्याएं हैं। ये आपको, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो 19 साल की उम्र से मैंने थिएटर शुरू किया था। तो जैसे बोलते हैं आपने डबिंग का कोई कोर्स किया है, तो जैसे अमित ने कहा बताया कि हम उस बूथ में एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप में आपकी जो अंदर जो आग है मैं उसे बुझाना नहीं चाहता, लेकिन ये करत की विद्या है आपको। जैसे मैं थिएटर ज्वाइन किया, तो आप थिएटर कीजिए, एक्टिंग के कोर्सेज कीजिए, अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं वो कीजिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ आएगा। अपनी जैसे सर ने, आप लोग बात करते हैं उतार चढ़ाव, तो मुझे लगता है कि कई पूछते हैं यार आपका वॉइस टेस्ट कैसे क्लियर हो जाता है, तो मुझे लगता है सुर की समझ बहुत जरूरी है, सुर और ताल दोनों की समझ। अब एक्टिंग में अगर मान लो इंग्लिश में वो बोल रहा है वेयर आर यू गोइंग, तो अब हमें ये बोलना है कहाँ जा रहा है, तो सेम वो सुर, ये अब राम है तो वो किस सुर पे बात करेगा, किस नोट पे बात करेगा। तो ये सारी चीजें ये करने से ही आएंगे आपको। फिर आपकी भाषा, दोस्तों मैं देखता हूं आपके जो भाषा होती है, आप हिंदी में काम करने आए हैं लेकिन आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है। तो आजकल की जो भाषा है वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषाओं को समावेश है। आपको तीनों भाषाओं पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी और एक से एक दिग्गज कलाकार हैं, समझ रहे हैं। तो जिम्मेदारी, जैसे मैं भी बात कर रहा था, जिम्मेदारी है, तो आपको उस काबिल बनना पड़ेगा कि दूसरे आपसे देख के आपके राह पे चल पाए। अच्छा। और एक और मैं बात करना चाहूंगा कि जो हम फीलिंग्स की बात कर रहे थे दोस्त, मुझे लगता है एक अच्छा ह्यूमन होना बहुत जरूरी है। तभी आप वो दुख, जो सर बात करते कि पीड़ा, करुणा, वो कैसे महसूस करेंगे? अगर आप कोई दुखी है, उसका दुख आप नहीं महसूस कर रहे हैं ना, तो आप वहां माइक के सामने या कैमरे के सामने उस छोटे से एरिया में वो दुख नहीं महसूस कर पाएंगे। और महसूस नहीं करेंगे तो आपकी आवाज में नहीं आ पाएगा, आपकी सांसों में नहीं आ पाएगा, आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में नहीं आ पाएगा, आपके हाव भाव में नहीं आ पाएगा। वो महसूस करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आप लग जाइए बस, अगर करना चाहते हैं तो, और वेट कीजिए। मैं अक्सर मैं एक्टिंग कोच भी रहा हूं, मैं 4 साल पढ़ाया है मैंने। सो दोस्तों 10,000 घंटे बोलते हैं। आप गिटार लीजिए, आप डांस लीजिए, आप नृत्य लीजिए, आप सितार लीजिए, एनी आर्ट, इवन मेडिटेशन, 10,000 घंटे अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप जो भी विधा काम करना चाहते हैं, मूर्ति कलाकारी, चित्रकारी, 10,000 घंटे जब तक आप नहीं देंगे, आप नहीं कह पाएंगे कि वो काम आपको आता है। और जब 35,000 घंटे जब आप उस काम में, उस विधा को, उस आर्ट को दे देंगे, तो आप मास्टरी हासिल कर लेंगे उसमें। सो वक्त, बहुत जल्दबाजी में मत रहिए एटलीस्ट। और वो 10,000 घंटे बोलते रहे बहुत हो गए, नहीं। आप देखिए कितने दिन में, कितने 24 घंटे में से कितना आप दे रहे हैं उस अपनी कला को। सो 3 से 4 से 5 घंटे देंगे तो आप देखिए, तो यानी कि 6 से 7 से 8 से 9 साल आप टिके रहिए। डिगिए मत, ठान लिया है ना, मिलेगा आपको, टिके रहिए। समझ रहे, मैं हरियाणवी जाट आदमी हूं, एक गांव से अपना दिल्ली में पला बढ़ा, लेकिन आज गूगल पे लिखने के बाद अगर नाम आ रहा है तो ये देखिए, मैंने सोचा था ना, नहीं तो मैं भी हार जाता कि कैसे, मेरे खानदान से कोई नहीं है। सो मेन है आप ठाना है, लगे रहिए, जरूर आपकी मंजिल आपको मिलेगी। धन्यवाद। बस और नए बच्चों के लिए यही है कि सबसे पहले आप अपनी भाषा को सुधारिए, उसके ऊपर काम करिए। उसके बाद प्रैक्टिकली मतलब माइक के आगे जहाँ क्राउड डबिंग जिसको बोलते हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर ऐसे कैरेक्टर करते 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 आप सीख जाएंगे। करेक्ट। प्रैक्टिकली ये थ्योरी से नहीं सिखाई जा सकती डबिंग। बिल्कुल। ये प्रैक्टिकली माइक के सामने खड़ा करके 1 लाइनर 2 लाइनर करते करते सीख जाते हैं बच्चे। और बच्चे जो हैं, बच्चे ज्यादा कमाल का काम करते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। और बच्चे बड़ों से जल्दी सीखते हैं डबिंग। करेक्ट। एंड टू ऐड टू व्हाट, जो मतलब ऑलरेडी पहले ही कहा जा चुका है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 शब्द बोलूंगा। आपको अलर्ट रहना है, ऑब्जर्वेंट रहना है। अपने आसपास देखिए, जैसे सर ने कहा ना कि
भाषा का ज्ञान होना तो बेहद तो जरूरी है, मस्ट हैव चीज। मस्ट हैव चीज है। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी, आपको बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं। दूसरी चीज, अगर आप क्राउड डबिंग कर रहे हैं तो आप अगर उतने अलर्ट है, उतने शार्प हैं, उतने ऑब्जर्वेंट है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपने हर एक छोटी सी हरकत भी देखी, एंड ये एक्टर्स के लिए भी बहुत जरूरी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। एक छोटी बॉडी लैंग्वेज में एक हल्का सा ट्विच इतना भी क्यों आया, व्हाट वाज इट, क्यों था। क्राउड डबिंग में आप देख रहे हैं कि भाई किसी को जो है वो लाइन बोल रहा है और सामने आपने स्क्रीन को अगर अच्छे से देखा, और जो मान लो क्राउड डबिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक को बुला लिया जाता है कि उसकी लाइन ज्यादा सुनाई दे रही है तो भाई तू आके ले ले, ठीक है, देखो कैसे कर रहा है वो, किस तरह से उसने उस लाइन को लिया। और मैं तो कहूंगा बुरा काम भी देखो कि क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली, उससे ये समझ आएगा आपको क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा युद्धवीर भाई ने, ये करत की विद्या है, जितना करेंगे उतना आप सीखेंगे, और ये ओवरनाइट नहीं है। लोगों को लगता है हम सिर्फ बकबक करते हैं, तो और जैसा जॉली साहब भी मानेंगे मेरे साथ कि भाई अगर आपको लगता है बकबक करते हैं तो प्लीज आके बकबक करो यार। प्लीज, आई इनवाइट यू, जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ बकबक करते हैं तो प्लीज आके बकबक कीजिए और हमारा काम खाइए। मैं भी देखूं सर, मैं भी देखना चाहता हूं आप कितना हमें जो है सड़कों पर ले आएंगे, मैं देखना चाहूंगा। आप लोगों ने किसी को नहीं बताया कि आप लोगों ने ये किरदार किए हैं, लेकिन किसी ने शेयर किया इंस्टाग्राम पे, और आप लोगों को टैग किया और हमें भी वहां से पता चला था। तो आप लोगों को पर्सनल कुछ मैसेज आया क्या कि आपने श्री राम किया है, युद्धवीर भैया है ना, आपने लक्ष्मण किया है? आप सोशल मीडिया में हैं सर, एक्टिव हैं आप? फेसबुक है और कुछ तो आपको कुछ ऐसे मैसेज? ना, कोई मैसेज नहीं। आप लोगों को? मुझे काफी दिनों से मतलब आए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ। एक्चुअली क्या, जो बुक माई शो है वहां पर मेरा फोटो आ रहा है। करेक्ट कास्ट में। और दूसरा, तब जैसे फोटो देखा तब तक ट्रेलर नहीं आया था, तो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने हाथ जोड़ के मैंने कहा मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये सब बाद में ही पता चलेगा। मेरा फोटो आ रहा है तो ये देखिएगा आप। तो ये अच्छी प्रमोशन थी, बहुत अच्छी। तो अब जब ट्रेलर रिलीज हो गया तो युद्धवीर भाई पकड़ लिया, आपने किया है। अब मैंने कहा कौन सा किया है? अब भाई मैं कौन सा किया है? राम किया है? क्या बात कर रहे हो, किसने कहा? हमने आवाज पहचान ली आपकी, ये भी किया, यहाँ पे भी, इसमें। तो मैंने कहा मैं क्या कहूँ, पहचान लिए तो अब देखिए, लेकिन क्या पता मेरी है कि नहीं हो। अब इस तरीके से अब देखिए, क्योंकि हमें कहा गया, हमने एनडी साइन किया, ओके, हम ऐसे खुल के नहीं बोल सकते कि हाँ मैं नहीं किया। मैंने कहा देखिए ये बाद में ही पता चलेगा पूरा किया है कि नहीं। सो मैं बस यही कह रहा था। बाकी काफी मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मैं कुछ खुल के नहीं बता सकता था, और मैं ना ही मैंने बताया। आपको आया? मुझे भी आए, काफी मैसेजेस आए, और मोस्टली ट्रेलर के बाद आए, क्योंकि ट्रेलर में काफी प्रोमिनेंटली, मतलब टुवर्ड्स द एंड, जब टाइटल कार्ड आ जाता है उसके बाद श्री राम और भैया लक्ष्मण के बीच एक संवाद होता है, तो वो काफी लोगों को अच्छा लगा, और तब लोगों ने पहचाना कि अरे ये तो उपलक्ष की आवाज है ना। आपने किया ना, उपलक्ष तूने किया ना। मैंने कहा यार पता चल गया, बस तुम्हें पता चल गया, तो मैं ना हाँ कहूंगा, मैं ना कहूंगा। करेक्ट। बाकी जिसको पता है उसको पता है, वो अब जो मर्जी करे इस इन्फॉर्मेशन का, मेरी तरफ से हाँ या ना नहीं गया, ये तो जरूर था। बट हाँ, काफी मैसेजेस आए, काफी फोन कॉल्स भी आए। लेकिन हाँ, जासूस लोग जबरदस्त हो, आप लोगों की सबकी आवाज भी पहचानते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यार, मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है कि लोग हमारी आवाज पहचान रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा ये इनकी आवाज है, ये इनकी आवाज है, ये इनकी आवाज है। इसका मतलब आवाज को नाम मिल रहा है। हाँ, मतलब लोग हमारे काम को पहचान रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, जो पहले नहीं होता था सैडली। कि इतने सारे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतना काम किया है, हमने भी उनके काम को देखा है, सीखा उन्हीं से सीखा है। लेकिन जब हम बचपन में कार्टून्स देखते थे तो हमें नहीं पता होता था ना कि ये किसकी आवाज है। मेरी दादी तो कहती थी, देखो कितना सोना हिंदी बोल रहे हैं अंग्रेज। तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि डबिंग हुई है। उन्हें लगता था देखो कि अंग्रेज कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है। तो तब तो डबिंग प्रोसेस भी नहीं पता था लोगों को। बट अब हम एटलीस्ट एक इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि लोग हमें पहचान रहे हैं, लोगों को पता है कि हाँ ये आवाज इसकी, हमारे बिना बताए। टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई है। या बिल्कुल, यूट्यूब, सोशल मीडिया आया है, फिर मोटर माउथ एक चैनल है।
है ना? इसे सब्सक्राइब करें। और तब और खुशी होती है जब वो बोलते और क्या आ रहा है भैया आपका, तो मैंने कहा ये देख लिया यार, बोले ये भी देख लिया, मैंने कहा फिर ये देख लो, बोले ये भी देख लिया, तो भाई वो सारा देख चुके होते हैं। क्या बात है। तो क्या बोले आपका काम अच्छा लगता है और कई तो बार तो वो बड़ी याद खुशी हो रही है। दिलाते हैं कि आपने ये भी किया, हमें याद नहीं होता। हमें नहीं पता होता, अरे इसमें आपकी हमने कहा पता नहीं भाई, हम रोजमर्रा निकलते हैं कर भी वो किया होगा, क्या कहें। करेक्ट करेक्ट। 3 साल पहले मैंने कोई एक फिल्म की थी और मुझे याद भी नहीं यार, ऑब्वियसली इतना काम करते हैं हम डेली के बेसिस पे। कुछ हाल ही में 1 महीने पहले बोलता है, सर आपने नीड फॉर स्पीड में एरन को, मैंने कहा 1 मिनट क्या ये मैंने किया था? हाँ सर मैंने देखा आज, अब वो जियो सिनेमा में, मैंने कहा अरे भाई अच्छा ठीक है थैंक यू, मैंने किया होगा। हमें उनसे पता चलता हाँ, है, नहीं था। बिल्कुल हमें उनसे पता चलता है कहाँ रिलीज होगा, अरे अच्छा ये रिलीज हो गई, अच्छा थैंक यू यार, बताया हमें, हम ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे क्या हाँ पर है। सही बात है। अर्षित आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ? लेकिन हनुमान जी की वॉइस आपने की अभी तक किसी को पता ही नहीं। ट्रेलर में नहीं है, ट्रेलर में भी नहीं है आवाज, तो मुझे तो कोई मैसेज नहीं है। तो अब जब देखेंगे तो ये हमारे छुपे रुस्तम है। तो फैंस की जब बात हो रही है, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने दिल से फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की बात की हमने, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में पिछले दिनों इस फिल्म के जब रिलीज हुआ कुछ बहुत बैकलैशिंग हो रही है। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मतलब मैं तो जब पढ़ रहा था मेरा दिमाग खराब हो रहा था। यार इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ना देखो कंपैरिजन तो होगा ही। हम कितना भी कह लें कि यार देखो ऐसा ऐसा है, मैं कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन ऐसा ऐसा है, कंपैरिजन तो होगा ही। बिल्कुल। एंड जहां पर भी आवाज चेंज होती है, आप सोचो मैं जब छोटी थी हम बग्स बनी देखते थे, मैं और मेरा भाई हम लोग बैठ के देख रहे हैं, रोज देखते थे हम लोग। एक दिन हमने देखा इसी तो आवाज ही वो नहीं है, ये हमारा बग्स बनी है ही नहीं। हमने अगले दिन से देखना छोड़ दिया। दैट हैपेंड विद डोरेमोन आल्सो। सो हमने भी कभी किसी को रिप्लेस किया है, हम रिप्लेस हुए भी हैं। तो यहाँ भी इस मूवी में जब आवाजें चेंज हुई हैं तो लोगों को डेफिनेटली बुरा लगेगा, बट हमें आई थिंक एज एन आर्टिस्ट हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें जो काम दिया गया है हम वो करें। तो हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हमने वो काम किया है। शायद अगर हमें ये काम ना मिला होता और ये मूवी पिछली ही आवाजों में रिलीज हो रही होती, हमें भी उतना ही अच्छा लगता जितना सबको लग रहा है, पर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एंड जो भी लोग मूवी देखने जाएंगे या देख चुके हैं, वो मूवी देखने के बाद जरूर बताएं कि कैसी लगी। देखने से पहले ही खुद को ये ना बोलें कि अरे यार आवाजें सेम नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, बस एक ये रिक्वेस्ट है। हाँ, थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन भी है, काफी कमेंट ऐसे भी हैं कि यार मेरे को तो इस बात की खुशी है कि मेरे बचपन की जो मूवी थी वो दोबारा 4K में रिलीज हो रही है। अब होपफुली जिन आर्टिस्ट ने काम किया वो अच्छा किया होगा, है ना। कुछ ने ऐसा बोला है कि क्या कहते हैं, अब पता नहीं किसने डब किया है, उन डबिंग आर्टिस्टों ने तो नहीं किया है जो कोरियन शो डब करते हैं एक फेक लैंग्वेजेस में, फेक एक्सेंट में, ऐसे कमेंट आए। तो मैं बोलना चाहता हूं कि अभी तक हमने बहुत अच्छी बात की कि हम जब डबिंग करते हैं हमारे फैंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन वो फैंस वो हैं जो हमारे शोज देखते हैं, वो समझते हैं। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो डब्ड शोज होते हैं, डब्ड चीज़ें होती हैं, वो एक तबका है जो इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम नहीं करता है, नहीं कर सकता, उनके लिए है। बट जब ऐसी चीजें जो मेन स्ट्रीम में रिलीज हो रही है, चीजें उन लोगों तक पहुंचती है जो हमारा कंटेंट देखते ही नहीं है, डब्ड कंटेंट देखते ही नहीं है, वो बड़े जजमेंटल हो जाते हैं वॉइसिंग को लेकर, डबिंग आर्टिस्ट को लेकर। आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया है? और इसके साथ जो ट्रेलर में बैकलैशिंग हो रही है, चीजें हो रही है, मेरे ख्याल से वो भी उसी का शिकार हो गए बहुत हद तक। मैं यही बोलूंगा कि मैंने एक हद तक मैं कमेंट्स पढ़ पाया, एक पॉइंट के बाद मैं ऐसा था कि यार ट्रेलर के बिना पर तुम हमें जज कर रहे हो, ठीक है, बैकग्राउंड में क्या हुआ है, पीछे हमने कितनी मेहनत की है, बिना फिल्म को देखे आप उसे नकार रहे हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि क्यों ये डिसीजन लिया गया, उसका रीजन क्या, हम ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता, हम भी स्पेकुलेट ही कर सकते हैं ना, हम पॉसिबिलिटीज सोच सकते हैं कि क्यों, क्या जो पुरानी टेप्स थी क्या वो इतनी खराब थी कि उनको रिस्टोर भी नहीं किया जा सकता था, ठीक है, राइट्स का इशू हो सकता है, कास्ट सेम नहीं हो सकती है, एज हो गया है, अमरीश जी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब ये तो सिर्फ हम ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड में आपको बता रहा हूँ, और बहुत कुछ हो सकता है जो कि जो मेकर्स हैं उन्हीं को पता है, करेक्ट, और वो नहीं शेयर करते हैं पर वेरियस रीजंस, प्राइवेसी रीजंस। वैसे भी जब ये पिक्चर पहले रिलीज हुई थी इन आवाजों के साथ,
आज उनकी क्या उम्र है उन लोगों की? बिल्कुल। ये बच्चों के लिए, बच्चे जाएंगे देखने 10 साल के, 15 साल के, 6 साल के, ये उनके लिए है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो तो ये इन चीजों को कोई, ये मीनिंगलेस है चीजें जो कमेंट ये वो। पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, कंपैरिजन होना लाजमी है। और मैं आप जो बोल रहे हो ना कि डब्ड कंटेंट, ये क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना सिर्फ एक डब्ड कंटेंट नहीं है। करेक्ट। ये तो एक हिस्सा हो गया, एक पहलू हो गया कि हाँ ये डब्ड कंटेंट है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये रामायण है। युगो साको की हो, किसी की भी हो, पर ये रामायण है। ठीक है। तो और क्योंकि ये पहले रिलीज हो चुकी है, इसके साथ बहुत से लोगों के जज्बात जुड़े हैं, इतनी सारी भावनाएं जुड़ी हैं, मेरे खुद की जुड़ी हुई हैं, अर्चित भाई की जुड़ी हुई हैं, इतना कुछ है। तो जैसा सोनल ने कहा, एग्जैक्टली कंपैरिजन होगा। और शायद आज से 30 साल बाद अगर कास्ट फिर से चेंज होगी ना, फिर से कंपैरिजन होगा। हम ही करते होंगे, बताओ तो और वही ये लाजमी जो है। हेट है ना, ये नएपन के लिए नहीं है, ये प्यार है उस नॉस्टैल्जिया की। तो ये हमें समझना पड़ेगा, rather than taking it personally for anyone। करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही है। कि हम सबके साथ ही, हमें भी अगर मौका मिले तो हम यही कहेंगे कि हमें वो वाली दिखाओ, पर हमें अडेप्ट भी करना पड़ेगा एक नएपन के साथ। जो और सोनल ये ने पहले हर बात बार बोली होता थी। है। जब डॉन 2 बनी थी तो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को लगा था जो अमिताभ बच्चन डॉन था ना, क्या बना रहा है शाहरुख खान। लेकिन हमें शाहरुख खान डॉन बहुत अच्छा लगा था। सो ये हर बार होता है, एंड इट्स ओके। और दोस्तों मुझे ये लगता है कि मेकर्स जो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने सालों भर की मेहनत होती है स्क्रिप्टिंग के ऊपर। अब जैसे ये दोबारा आ रही तो 4K बनाने में, आवाज जो हमारे इंजीनियर्स हैं, तो इसके पीछे की मेहनत देखनी चाहिए। और जैसा भी इन्होंने कहा कि सिर्फ अभी ट्रेलर देख के आप इतना सब मैसेजेस कर रहे हैं, हो सकता है वो मैसेजेस देख के लोग लगे यार हाँ यार, जो खुद ही मान लेते कि यार बेकार ही होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा जुमला या डायलॉग कह लीजिए जो जब मैंने सुना तो बड़ा अच्छा लगा था कि दोस्तों, जो सिर्फ किसी इंसान में या किसी भी चीज में खामी ही देखता है ना, सिर्फ कमी, उसकी तुलना उस मक्खी से की जाती है जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़ के सिर्फ घाव पे जाके बैठती है, वो कहीं और नहीं बैठी। वेरी डीप। तो ये चीज हमें मेहनत पूरी, अच्छाइयां देखिए दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा वो मत देखिए, पूरी देखिए। किसी भी चीज को, कोई पूरा फिल्म हो, पूरा धर्म हो, कोई फिलॉसफी हो, उसको जाने बिना, उसको देखे बिना, उसको समझे बिना आप ऐसे नहीं बिसरा सकते। आप सबने अच्छा काम किया है ना, दिल से किया दिल है। से, ईमानदारी तो से। विश्वास रखो ना अपने ऊपर। वो तो है। अब कौन क्या बोलता है उससे क्या लेना देना। बस मैं तो कह रहा हूँ, आप जो पहले देखिए उनके बच्चे हो चुके होंगे, अब बच्चे से पूछिएगा आप कैसी, तो वो देखिए वो ऐसे ही निकलेगा, जय श्री राम। वो आप देखिए ना, उनके लिए ये इतिहास से छप गया है। मैं वही बोलने वाला था, जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो नॉस्टैल्जिया कर रहे हैं, वो उन लोगों ने तब देखी थी, अब से कंपेयर कर रहे हैं। अभी की जनरेशन को दिखाओ, अभी की जनरेशन से बात करो, है ना, उनको कैसी लगी, और वो फिल्म देखने के बाद ही उनका रिएक्शन मिल सकता है। तो रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा बोलना। जैसे सोनल ने बात की कि कंपैरिजन तो हो गई, ऐसी साउथ की लैंग्वेज में भी रिलीज हो रही है, तमिल तेलुगु में भी रिलीज हो रही है सारी मूवी। वो लोग बड़े खुश हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज उनके पास अपनी भाषा में सुनने के लिए नहीं थी, उनके पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए नया है, उनके लिए नया है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बहुत लोगों ने फिल्म नहीं देखी, कि उनके लिए तो एक नया और फ्रेश पर्सपेक्टिव है, उनको देखने दो। और काफी पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं। पॉजिटिव कमेंट्स ऐसे हैं कि यार मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि ये मूवी 4K में रिलीज हो रही है, मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊंगा, ऐसा भी कमेंट है, मैं खुद देखना चाहता हूँ। सोनल, ये सब बातें हो ही रही है चीजों की, तो जिस पे सबसे ज्यादा बैकलैशिंग हुई थी वो थी जो सीता माता राम जी को राम नहीं बोल सकती हैं, ऐसा लोगों ने कहा। और ऐसा आई डोंट नो, हमको भी शायद लगता है। yes. जब उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगी कि यार उसके लिए तो बैकलैश होना ही था। क्योंकि जो भी सुनेगा उसे यही लगेगा कि नहीं, सीता माँ, मैं जब खुद डब कर रही थी तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, हाउ कैन आई से, इफ आई एम प्लेइंग सीता। मतलब वाइल रिकॉर्डिंग तुमने बोला था। लेकिन क्या होता है ना, पूरी टीम होती है, सब ये सिर्फ हमारा डिसीजन नहीं होता, या डबिंग डायरेक्टर का नहीं होता, या इंजीनियर का नहीं होता, पूरी टीम होती है इसके पीछे। एंड देन काफी डिस्कशन हुआ, और क्योंकि हम इंग्लिश पे डब कर रहे थे तो इंग्लिश में जो डायलॉग्स थे उसमें राम ही बोल रही थी सीता माँ। सो जब अपहरण भी हो रहा था तो वो चीख रही थी राम राम।
अब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने कहा कि आप ना मेरी तरफ से एक ऑप्शन प्लीज ले लो, मैं स्वामी स्वामी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, हमने बचपन से जो देखा है, हमारे कल्चर में जो चीज है कि हस्बैंड का नाम नहीं लेना है, आदर से इज्जत सम्मान के साथ बात करनी है, तो मैंने कहा यार ये सीता माँ नहीं है। तो पर यही टीम में डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा नहीं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये अप्रूव्ड स्क्रिप्ट है एंड वी कैन नॉट चेंज इट, तो आप अभी यही कर दो एंड देन देखते हैं बाद में, इफ वी वांट टू चेंज इट वी विल चेंज इट। आई सेड ओके। अब जब ट्रेलर आया तो फिर मुझे भी बहुत अजीब लगा एज अ व्यूअर, एज एन आर्टिस्ट तो लगा ही था पहले ही, तो मुझे भी अजीब लगा। और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स थे। तो फिर फाइनली वी सैट डाउन अगेन टू री रिकॉर्ड द डायलॉग्स एंड अब हमने पूरे फिल्म में जहां जहां राम बोला था वो गलती थी करते, हाँ वो रेक्टिफाई किया। वेरी नाइस। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उससे आप डबिंग आर्टिस्ट को नहीं खोज सकते, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। जब ये रिकॉर्डिंग चल रही होती है तब डबिंग आर्टिस्ट वही कहता है जो डायरेक्टर कहते हैं, टीम कहती है, क्रिएटिव टीम कहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि डबिंग बेकार भी होगी सिर्फ एक चीज बोलने से, या आपको ऐसा लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था। और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और कभी कभी कोई भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको रेक्टिफाई कर दिया। और ये ऐसी कोई गलती नहीं थी कि रेक्टिफाई ना हो सके, हो गई। आप लोगों ने देखा होगा फिल्म में, आप लोगों को अच्छा ही सुनाई दिया होगा। मेरे को तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं और बातें करता रहूं, लेकिन एक सवाल जो आखिरी सवाल है मेरा, कि आप लोगों ने फिल्म डब की, अपने अपने पात्र आप लोगों ने निभाए हैं, अपने पात्र से या किसी दूसरे पात्र से, रामायण के जो इतने सारे पात्र, आपकी कुछ लर्निंग रही ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग डबिंग या लाइफ में? पहले भी जैसे रामायण तो हम लोगों ने बचपन से सुनी है, देखी है, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कुछ इंटरवेंशन कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोग? वो तो एक यूनिवर्सल चीज है जो रावण ने मरते हुए जो बोली थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो चीजें आदमी को समाप्त कर देती हैं, जैसे मैं हो गया। तो अहंकार जो है वो सबसे बुरी चीज जो है, अहंकार वो तोड़ता है आदमी को। अहंकार सबसे बड़ा। अहंकार करने वाले को पता नहीं चलता उसके साथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा। बिल्कुल सही बोला। अंत में समाप्त हो जाता है। कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, महापंडित, महाज्ञानी। इसीलिए राम जी ने बोला था, लक्ष्मण सिर की तरफ अपना खड़े थे रावण के, कहते नहीं इनके पैरों के पास आओ और सुनो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, क्या? तब रावण ने बोला था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको त्यागो। फिर आप भले ही कितने महापंडित हो, महाज्ञानी हो गए, ये आपके साथ रहेगा तो सारा पानी फिर जाएगा, आपको कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? आप लोग बिल्कुल वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो सबसे बड़ी जो सीख है कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत, तो ये एक है। बाकी आप पूरी जब रामायण देखते हैं, कदम कदम पे एक एक डायलॉग में आप सीखते जाते हैं प्रेम भाव। जैसे इसमें लास्ट डायलॉग जो भी बात कर रहा था, तो उपलक्ष ने कहा कि हम दोनों का जो डायलॉग था कितना जबरदस्त है वो। अदा करें? हाँ प्लीज। भैया, आप शत्रु के सैनिकों का दाह संस्कार हमारे अपने सैनिकों के साथ कैसे कर सकते हैं? प्यारे भाई लक्ष्मण, इंसान जब तक जीवित रहता है तभी तक वो किसी का शत्रु हो सकता है। मृत्यु के पश्चात कोई किसी का शत्रु नहीं। क्या बात है। दिस इज समथिंग लाइक, ये चीज हाँ मैंने भी एक्चुअली मैंने ट्रेलर के बाद समझी। काफी प्रोफाउंड है ये चीज। मतलब आप मित्रता और जितने भी दुश्मनी, जो सो कॉल्ड दुश्मनी है, मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु मतलब परम सत्य है। वो शरीर का शरीर से बैर है। वही मेरा व्हाट्सएप स्टेटस है कि जीवन असत्य, मृत्यु सत्य। 4-5 साल पहले से डाल दिया था मैंने। तो वो आपको रियलिटी चेक देती है मृत्यु। वही ये रियल है, लेकिन तब तक आप समझने के लिए हो नहीं। और जैसा गौतम बुद्ध ने कहा कि पता सबको है, आज सबको सब कुछ पता है, सारी अच्छी चीजें पता है हर किसी को, सारी बुरी चीजें भी पता है। बस
लागू करना बाकी है। सो ये जो जैसे आपने पूछा प्रोजेक्ट से, तो ये जो प्रोजेक्ट इस तरीके के हम करते हैं, या दोस्तों आप लोग जब देखेंगे, ये देखते हैं, ये पता सब कुछ है, लेकिन जैसे धूल जमती जाती है आईने पे या चीजों पे, हम घर में डस्टिंग करते हैं, तो ये हमारी जो जहनियत, हमारा जहन, हमारा दिलो दिमाग है, उसको साफ करती चलती है ये। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए, और ये सत्संग से कम नहीं है ये फिर अपने आप में। शमशान घाट में जब आप जाते हैं, किसी की मृत्यु होती है, वहां आप सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचते हैं, मौत के बारे में सोचते हैं, मोक्ष के। वहां से बाहर आते ही सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं मतलब सेकंड्स में आप देखिए भूल जाते हैं सारा कुछ। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसलिए मौका है स्पेशली बच्चों के लिए कि ये सबको देखना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। और हम सब भी मिलके जाएंगे, आप सब भी जाइए और बच्चों को भी लेके जाइए, सबको दिखाइए, बड़े बूढ़ों को भी दिखाइए, दुआएं देंगे। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। सोनल, आपकी कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि ना यार, रामायण में तो वैसे हर किरदार से ही हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक एक किरदार को डब किया है, तो हम अपने किरदार से ज्यादा प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक तरह से उसे जिया है। तो मैं सीता माँ और राम जी के रिलेशनशिप से बहुत इंस्पायर हुई, स्पेशली जब मैं डब कर रही थी, बिकॉज आई वाज लिविंग दैट कैरेक्टर। ऑल्सो कैसे हाउ शी वाज पॉजिटिव, कितना टाइम लग गया जब सीता मैया लंका में थी कि नहीं मेरे स्वामी आएंगे। शी वॉज पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक कि वो आएंगे ही आएंगे। सो आई लर्नड दैट पॉजिटिविटी एंड दैट पेशेंस फ्रॉम हर। तो कभी उत्कर्ष लेट आ रहा है घर में तो ऐसा लगता नहीं उत्कर्ष आएंगे? अरे आपको पता है, मैंने ये मूवी डब करने के बाद उत्कर्ष से पूछा, मैंने कहा कि अगर मैं कभी किडनैप हो गई But that is the level of impact a character has. Yes. और an artist, मैंने उनसे कहा अगर मैं कभी किडनैप हो गई तो आप मुझे लेने आओगे? अच्छा, तो फिर उत्कर्ष ने क्या कहा? उन्होंने बोला जहाँ किडनैप हुई होगी वहीं से उठवा लूंगा। So yeah. Very nice. तो तुम खुश हो गई ना? मैं खुश हो गई, हाँ ऑफ कोर्स यार, हर बीवी यही तो सुनना चाहती है। ये मतलब ये ऐसे सिचुएशन किसी के साथ ना आए, बट ये आई थिंक प्यार के शब्द होते हैं, प्यार, वो प्रेम। हाँ, सीता मैया भी तो इसीलिए गई थी ना 14 वर्ष के वनवास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राम जी के साथ। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, पुरुषों में सबसे उत्तम है यार। मतलब हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, आप बोलिए अब। आपकी कुछ लर्निंग रही या आपने क्या कुछ? मुझे लगता है हमारे अंदर रामायण चल रही है ऑलरेडी। राम भी हैं, प्रभु श्री राम, और रावण भी। तो हर दिन ये है लड़ाई, और आपको देखना है कि आप किस पक्ष में जाना चाहते हैं, प्रभु श्री राम के साथ या फिर रावण की जो जितनी भी गलत चीजें थी वो आप पर हावी होगी। That's what I've in short have understood. सर थैंक यू सो मच। अर्चित, सोनल, सुधीर भैया, उपलक्ष, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही एक डिवाइन कह लो, क्या कह लो, राम जी की कृपा कह लो, क्योंकि मैंने सोचा था और ये हो गया। कभी मेरा फर्स्ट टाइम है, विचार एंड वाइब्स जो देखते हैं उनको पता है कि मैं अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने सोचा 5 लोगों के साथ एक साथ बात करूंगा, वो भी ऐसे टॉपिक पे। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और हमने इतनी खूबसूरत फिल्म के बारे में बात की, रामायण के बारे में बात की, हमने राम जी के बारे में बात की, हमने डबिंग प्रोसेस को समझा। आई एम श्योर आप लोगों को भी विचार एंड वाइब्स में आके अपने विचार व्यक्त करके और मेरी वाइब्स के साथ मजा आया होगा। सर आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हमने आपके साथ तो बात की ही, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ भी हमने बात की, तो ये उनके साथ जुड़ना भी सौभाग्य है हमारा। मेरा सौभाग्य है, सबका सौभाग्य है कि हम एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो पाए और इस बारे में बात कर पाए। तो दोस्तों जाते जाते मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आपने आशुतोष गोवारिकर सर की फिल्म देखी होगी स्वदेश, जिसमें मोहन भार्गव यानी शाहरुख खान एक गाने में कहते हैं कि राम घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। भैया मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से जो प्री अजम्पशन का, जो प्री कंसीव थॉट का जो रावण है उसे निकालिए और थिएटर में जाइए और इतनी बेहतरीन आवाजें जो दी हैं हमारे सभी कलाकारों ने इस फिल्म में, आप वो जरूर देखिए
और बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। थिएटर में ज़रूर देखिएगा हिंदी में, और उसके बाद ये पॉडकास्ट भी आपने देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, और फॉलो कीजिए विचार एंड वाइब्स इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। सबको सब्सक्राइब कर देना, मोटर माउथ को तो आप करते ही हो, है ना, मुझे भी कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। बहुत अच्छा थैंक यू, लगा, thank you so much. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।